पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है नाहिद खान साहिबा, साबिक पोलिटिकल सेक्रेटरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, साबिक मेंबर कौमी असम्बली, और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स। प्रोग्राम में आगे चल के नाज़रीन, इन दोनों से साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने हाल ही में कुछ बातें की थी, उन पे इनका मौक़िफ़ जानेंगे। मौरूसी सियासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन फाइल की हुई है उस हवाले से भी मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। लेकिन आज नाज़रीन, दो अहम चीज़ें हुई। पाकिस्तान के दो बड़े इदारे, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की अफवाज, उन्होंने अपना विजन बड़े वाज़े तौर पर आवाम के सामने रखा है, कौम के सामने रखा है। और ये शायद इस वजह से हुआ कि पिछले चंद दिनों से ये बातें हो रही थी कि शायद कोई नया NRO हो गया है, शायद कोई नई पसे पर्दा डील हो रही है। इस हवाले से पाकिस्तान की अदलिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में बताया कि जुडी किस तरह से काम कर रही है और किस तरह के ये जजेस हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं जस्टिस साकिब निसार साहब ने क्या कहा, कुछ बैकग्राउंड आपको याद करवाना चाहता हूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ MNAs, पार्टी मेंबर्स, वुज़रा, जब से पनामा केस शुरू हुआ उस वक्त से अदलिया के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करते रहे, जिसके बहुत से तजियाकारों ने कहा कि शायद अदलिया पे प्रेशर डालने की कोशिश करें। क्या कहते रहे नून लीग के मुख्तलिफ लोग, आइए जरा सुनते हैं। पनामा से मुतल्लिक वजीर आजम से सवालात नहीं पूछे जा सकते, या कारोबार से मुतल्लिक वजीर आजम से सवालात नहीं पूछे जा सकते। कोई भी शख्स झूठ की बुनियाद पर और झूठे इल्जामात और कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को क्या, एक MNA को भी डीसीट नहीं कर सकते। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। फैसला आएगा और सही फैसला आएगा, लेकिन मैं ये शेख रशीद को जवाब दे रहा हूं कि अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकलेंगे। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें। तज़हीक नहीं करवाएंगे, तज़हीक नहीं करवाएंगे। फैसला वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। वो वजीर आजम जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए, इफ और बट्स का नहीं आना चाहिए। आज तंज किए जाते हैं, तज़हीक के जुमले बोले जाते हैं। कभी कोई पूछता है कि मियां शरीफ साहब ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट इख्तियार में नहीं लाई थी, नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अवाम इख्तियार में लाए थे, और पाकिस्तान के अवाम को इख्तियार से निकालने का। जी नाज़रीन, आपने ये बातें सुनी, और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के लिए जो डिनर था, इशाइया था, उस पे जो तकरीर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, उसमें से एक इंतहाई अहम चीज़ आपको सुनवाते हैं। आइए। ये खौफ, ये मसलहत, ये मफाद, ये इन जजेस का शार नहीं है। ये बेखौफ लोग हैं। मैं आपको वादे पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये मफाद और मसलहत का शिकार होने वाले लोग नहीं हैं। जी नाज़रीन, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुना कि ये जजेस ना खौफ में आएंगे, ना किसी मसलहत का शिकार होंगे। और ये सारी बातें जो हो रही थी, ये पाकिस्तान की अदलिया की जो विजन, एक आज़ाद अदलिया की, वो विजन उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे आवाम के सामने भी रखी। इसी हवाले से नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब का भी आज एक बयान आया, और उन्होंने बताया कि किसी फर्द के ऊपर कौमी मुफाद को तरजीह नहीं दी जा सकती। वतन पहले और कोई भी फर्द या इदारा बाद में है। मुल्क पर किसी को फौकियत नहीं देंगे। और इस पर बताया गया कि यह आर्मी चीफ की विजन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आर्मी चीफ की ये विजन, इसका मतलब क्या है? और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब किसी फर्द का जिक्र आता है, कौमी सलामती का जिक्र आता है, तो दो इश्यूज ऐसे हैं जिसमें मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप पे इल्जामात हैं कौमी सलामती ब्रीच करने के, एक मेमो गेट और एक डॉन लीग्स।
क्या ये उस हवाले से है या तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज के लिए है, जिनके इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकेजेस हमारी अफवाज को भी पता है, हमारे इदारों को भी पता है? देखिए, मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बड़े वाज़ेह मिशन पर निकले हुए। अगर आप देखिए, गुज़श्ता कई दिनों से वो लगातार अपने ट्रुप्स और अपने रैंक एंड फाइल में है। एक बेचैनी है जो ट्रुप्स में है, ऑफिसर्स में है, कि डॉन लीक्स का मसला वो कहाँ गया, क्या जिसमें वज़ीर आज़म की साहिबजादी का नाम आ रहा है इसलिए उसको रोका जा रहा है? ये जवाब सवाल पूछे गए हैं इससे। क्या जब मेमोगेट का मसला आता है, ये अभी हाल ही में जो हुसैन हक्कानी साहब ने एक मजमून लिखा, उसके जो जवाब आए, क्या ये उसको दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये कौमी सलामती के वो मसाइल हैं जिससे फौज अपने आप को अलहदा नहीं रख सकती। इसलिए चीफ आर्मी स्टाफ का ये बयान इस बारे में तय कर देता है कि अगर ये लोग मुलव्वस पाए गए, जो भी हैं, जो शख्सियात भी हैं, जितनी भी बड़ी हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे और इससे कम पे कोई समझौता नहीं होगा। ये बहुत जरूरी था और बहुत टाइमली था। बिल्कुल जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो ये कि जनाब इन पे एक्शन कब होगा? डॉन लीक्स पे कब तक एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ चीजें सामने आएंगी? क्योंकि एक हमें बात बताई गई और दिफाई तज्जियाकारों ने भी कि अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक एजेंडा पेंडिंग चला है तो वो दोबारा डिस्कस भी होता है। दोबारा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस महीने के आगाज में आ रही है। पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी डॉन लीक्स का मसला डिस्कस हुआ, तो ये कितनी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मजीद ये चलता रहेगा इशू? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब चीफ आर्मी स्टाफ से सवाल ये पूछे गए जगह जगह, तो उन्होंने कहा था कि इतनी देर हमें इंतजार किया है, कुछ दिन और देख लीजिए, क्योंकि जो रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट आ जाए जिस हालत में भी है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हुकूमत से कहा गया है कि रिपोर्ट जैसी भी है, चाहे उसमें डेसिनेटिंग नोट्स हैं, उनको सामने लाया जाए, ताकि एक तो अवाम को पता चल सके, अफवाज पाकिस्तान को पता चल सके, और कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में ये पेश की जा सके, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दी जा सके। इसलिए मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को ये वाज़ेह कर दिया गया है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के एक जीरक सियासतदान साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की। जी हाँ, आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के वो एक वाहिद सियासतदान है जो दूर तक नजर रखते हैं, दूर तक देख सकते हैं कि हालात कैसे बनेंगे, किस तरह से हालात आगे चलेंगे। जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की सन 2015 में, तो बहुत से लोग परेशान हो गए कि आसिफ जरदारी साहब को क्या हो गया। साथ साथ उन्होंने उसी में 3 साल की भी एक बात की। क्या कहा था साबिक सदर आसिफ जरदारी ने? आइए जरा सुनते हैं। ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हम में रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से बजा देंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा। नाहिद खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कितने विजनरी लीडर हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब। 2015 में उन्होंने बात की और अब वापस आके दोबारा सियासत का आगाज कर दिया और दूर तक देख सकते हैं। ये बात सही नहीं है? देखिए जी, एक तो मैं आसिफ जरदारी साहब को लीडर मानती नहीं हूँ, ना मैंने उनको पहले कभी लीडर माना है और ना मैं आज मानती हूँ, ना आइंदा कभी मानूंगी। आसिफ जरदारी साहब एक अनफॉर्चुनेटली बीबी की शहादत के नतीजे में आके पार्टी पे काबिज हुए हैं। इन्होंने जो पार्टी को जिस हाल में पहुंचाया और जिस तरह एक इतनी बड़ी फेडरल पार्टी को एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी का जो हशर इन्होंने किया है कि आज वो पार्टी सिर्फ सिंध के चंद इजला तक महदूद हो गई है। जो शख्स फाउंडेशन को ख़त्म कर दे, आप उसको जीरक सियासतदान कह रहे हैं। मुझे तो अफसोस हुआ ये लफ्ज़ सुन के। बहरहाल वो आपकी, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज़, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंसान वो होता है जिसके अंदर मॉरल करेज हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर जुर्रत हो, जिसके अंदर बहादुरी हो। ये नहीं कि आप ईंट से ईंट बजा के जाके, पार्टी की ईंट से ईंट बजा के आप बाहर जाके बैठ जाए। अगर ये ईंट से ईंट बजानी थी ना, तो मुल्क में रह के मुकाबला करते, जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने एक डिक्टेटर का मुकाबला किया था। आप तो इस वक्त मार्शल लॉ को नहीं फेस कर रहे थे, आप तो एक जनरल राहील शरीफ को फेस करते जो एक प्रोफेशनल सोल्जर था। तो आप ये ईंट से ईंट बजाने वाली बातें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बातें ना करें, जो पहले भी करते रहे और अभी ये दोबारा जो शुरू कर दिया नया ड्रामा। अब वो ड्रामा भी लोगों को ये ब्लफ करते हैं ये लोग ना। नाहिद खान साहब, आपने कहा कि पे काबिज हो गए। मेरे सामने एक विल मौजूद है जो 16 अक्टूबर 2007 की, और हमारे
प्रोड्यूसर अगर ये नाजरीन को दिखा सकें तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इंतहाई काबिल एतमाद और क्लोजेस्ट साथी थी जिन पे एतमाद, कभी आपसे ये उन्होंने डिस्कस की 16 अक्टूबर 2007 की? मेरा ख्याल है मेरे से सबसे ज़्यादा जरदारी साहब को प्रॉब्लम भी यही है कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बहुत काबिल एतमाद साथी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ईमानदारी से मैं कह रही हूँ कि कभी मुझसे विल का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो हमेशा जिंदगी से करीब बातें करती थी कि हम ये करेंगे, हुकूमत में आके ये करेंगे, मुझे ये याद कराना। लेकिन जिस तरह उनको शौक हुआ है ना, जिस तरह जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, और मैं उन एंकर मेरे वो भाई हैं, मैं उनको भी ये कहूँगी कि आपने ये दूसरी दफ़ा ये कुछ किया है। आपको अगर ये इंसान की एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि जब कोई इंसान किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो दूसरा जो होता है उसका जवाब भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन आप टेलीविजन पे बैठ के एक एक शख्स की बातें सुनते रहते हो, एक के सरमन सुनते रहते हैं जो कुछ बोलते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमसे कोई आपने क्लैरिफिकेशन नहीं ली या हमें ये हक नहीं दिया। और मैं उस टेलीविजन को भी कहती हूँ कि आपकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि अगर आप किसी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगवाते हैं तो आप फिर उसका जवाब भी उसी तरह टेलीविजन के ऊपर। जो इल्ज़ाम जिसका नाहिद खान साहिबा जिक्र कर रही हैं, वो इल्ज़ाम क्या था, आइए ज़रा सुनते हैं। वहाँ एक इशू ये आ जाता है, जो हमारा दिल टूटा हुआ है जिस बात से, हमेशा जब भी बीबी खड़ी हुई है नाहिद उसके साथ खड़ी हुई है। एक्चुअल जो वाकया होता है, बीबी को कोई बुलेट वुंड नहीं है। बीबी को लगता है वो जो एस्केप हैच है वो उसको क्लिप किया जाता है। जब भी ब्लास्ट होता है तो उसका एक वो आता है जिसे कहते हैं ना, एक बैकफायर होता है, उसकी एक वेलोसिटी आती है। अगर नाहिद ऊपर होती, उसने वो क्लिप किया हुआ होता। उस वक्त तो हम सेंसेस में ही नहीं थे ना, हम बड़ी देर से सेंसेस में आए। और जब मैं सेंसेस में आया और सेंसेस में आ रहा था तो सदर साहब ने एक बात की जो कि मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए कि मुझे एक फोन आया दुबई से जिसमें कहा कि जी बीबी पे हम पिक्चर बनाना चाहते हैं। इतने में सफदर मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरी बहन पिक्चर बनाना चाहती है। मैंने कहा तुम्हारी कौन सी बहन है? तो उसने कहा नहीं, मेरी मतलब है मेरा नाहिद की बहन। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अभी तो मेरी मिट्टी जो है वो ही पक्की नहीं हुई। मैंने अभी तो लहद में उतारा है अपनी बीवी को, और तुम अभी पिक्चर बनाने की बात कर रहे हो। वहां से हमारी बात खराब। जी नाज़रीन, आपने सुना, इसकी आप जिक्र कर रहे थे, और हामिद मीर साहब तो एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू आया आपके पास, अब एक फोरम है, आप उसका जवाब दें। देखिए जी, मैं अब इस फोरम पे उनको जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन जरदारी साहब ने बात की है, जरदारी साहब बहुत बेचारे भोले हैं, बड़े दुख में थे। इसीलिए जब जनाजा पड़ा हुआ था बीबी का, उस वक्त तो मिट्टी के अंदर डाला भी नहीं था, उस वक्त विल भी बाहर निकल आई थी। मैं तो बेनिफिशरी नहीं हूं उनके उसकी, और जरदारी साहब को मैंने पहले भी चैलेंज किया था और आज फिर चैलेंज करती हूं कि अगर हिम्मत है, अगर जुर्रत है, अगर मॉरल आपके अंदर कोई वो है, तो आओ मुझे केस, मेरे ऊपर केस बनाओ। आप ये कहना चाहते हो ना कि यानी आप उस थ्योरी को नेगेट करना चाहते हो कि बीबी को गोली लगी है। मैं कहती हूं गोली लगी है, मेरे साथ बैठे हुए लोग कहते हैं गोली लगी है, हम उसकी आई विटनेस हैं। ये दुबई में बैठे हुए सारी कहानी फर्जी बना रहे हैं कि ये उस शख्स को बचाना चाहते हैं जिसने गोली मारी थी। हर शख्स की उंगली इनकी तरफ है, इनकी वाहिद उंगली जो है वो मेरे पास आती है। कभी कहते हैं मैं सिक्योरिटी इंचार्ज थी, कभी कहते हैं कि जी मैंने उसको उठने के लिए कहा, कभी कहते हैं कि एक बंदी ने उसको कहा था पिंडी में जलसा करने के लिए, कभी ये कुछ, कभी ये कुछ। किसी एक बात पे खड़े थे, ड्राइवरों को कभी इस्तेमाल करते हैं, जाके मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे। मैं भागी तो नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ी हूं। मैं आपकी तरह बुजदिल नहीं हूं जो ईंट से ईंट बचा के बार बाद जाके आप मुल्क से बैठ जाएंगे। मैं पाकिस्तान के अंदर बैठी आपको चैलेंज कर रही हूं, आओ और मेरे साथ जो है ना, आओ मेरे साथ इस मसले पे केस करो मेरे ऊपर। थोड़ा फर्दर भी ले लूंगा। आपका भी जिक्र किया साबिक सदर जरदारी साहब ने, आप कौन सी फिल्म बनवाना चाहते थे? जरदारी साहब का हमारे साथ ज़्यादा शगुफ़ है जी, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत याद करते हैं हमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। सबसे पहले बात जो है ना, मैं उनको ये सिर्फ पूछना चाहूँगा कि भाई जिस जो नाहिद ने बात की कि जिस मिट्टी की आप बात कर रहे हैं, आप तो उस मिट्टी के वाले दिन, जिस दिन 100 वाले दिन आप तो बैठे इस ये नाम निहाद विल के ज़रिए आप तो बैठे अपनी पार्टी पे कब्जा करना चाहते थे। आपने कर लिया, आपने तो उस वक्त तो नहीं देखा।
और मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाज़ औक़ात ज़रदारी साहब किसी सिलेक्टिव एमनीजिया का शिकार है। अगर आप वही फिल्म जो आपने बनाई हुई है, जो कि आज कल बड़ी वायरल हुई है और वो चल रही है, उस वक्त वो क्या कह रहे थे? गोली लगी, खुद कह रहे थे। रहमान मलिक साहब कह रहे थे। ये बात साबिक सदर ज़रदारी साहब के दो हैं, इसमें मैं से वो फिल्म वाली बात क्लैरिफाई कर लूं। इसमें मैं पहले फिल्म वाली बात क्लैरिफाई करूं। देखिए बात ये हुई है कि मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो जिक्र चला है, जो भी फिल्म वाला जिक्र जब चला, वो उस दिन नहीं चला। उस दिन तो आपने तीसरे दिन इस पर कब्जा कर लिया। 30 दिसंबर को आपने उस बिल के जरिए आपने पार्टी पे कब्जा कर लिया। उससे तो आपको बिल्कुल बीवी का ख्याल नहीं था। कोई उनके शक्ल से मुझे आज ये बताए, कोई ये पाकिस्तान के अवाम आज सुन रहे हैं, मुझे बताएं शक्ल, ज़रदारी साहब की शक्ल पे कोई रिमोर्स था उस वक्त? कोई उन पे जरा टक्के भर का उन पे था उनके चेहरे पे कि जी वो बहुत ज्यादा गमगीन है? वो तो उस दिन पार्टी को कब्जा करना चाहते थे। ये तो 8वीं बात थी, ये बात हुई ना, 8वीं या 10वें दिन की बात है और बिल्कुल ये जिक्र चला। और ये एक ट्रिब्यूट था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, किसी ने अप्रोच किया था मुझे डेफिनेटली। और फिर बहनों को दरमियान में ना लाए ना। अगर जातियात पे आएंगे तो फिर जातियात पे बहुत बड़ा झगड़ा होगा अरशद। मैं नहीं चाहता कि मैंने आज तक मैंने ज़रदारी साहब को मुखालफत की है तो उसकी उसूलों के ऊपर, नज़रियात के ऊपर, सियासत के ऊपर। लेकिन अगर वो जाती हमले पे आएंगे तो उसके जवाब भी फिर जाती मिलेंगे। हाँ ये बात हुई तो उनका जवाब सुनिए। जब मैंने ये जिक्र किया, मैं कहा ये ट्रिब्यूट है और बीबी का अगर फिल्म कोई बनती है, क्यों महात्मा गांधी पे फिल्म नहीं बनी, कायदे आज़म पे फिल्म नहीं बनी, क्या बड़े बड़े लीडर्स पे फिल्म नहीं बनी? मैं कहीं उनको ट्रिब्यूट है। उनका जवाब क्या था कि मेरी रॉबर्ट रेडफोर्ड से बात हुई है, वो फिल्म बनाएगा। किधर है रॉबर्ट रेडफोर्ड? आज मैं पूछ रहा हूं उससे, किधर है रॉबर्ट रेडफोर्ड की फिल्म? आपने कहा था कि आप रॉबर्ट रेडफोर्ड फिल्म बनाएगा, कहां है फिल्म? आपने उसी दिन ये जिक्र किया जिस दिन मैंने आपसे बात की। और उसको याद दिलाना चाहता हूं, ये उस दिन की बात है जब हमारी और आपकी बड़ी, आपने हमें बुलाया, हम दोनों को बुलाया और हम बड़े कंजीनियरली बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैंने उनसे ये कहा कि ज़रदारी साहब आपकी जो बात है उसकी आपकी सियासत के हवाले से कैपेसिटी कम है। एग्जैक्टली मैं आपको लफ्ज़ बता रहा हूं, लिमिटेशन आपकी ज्यादा है। तो नाहिद ने तो मजाक में उसको कहा गया, भाई आपकी तो पार्टी में एक्सेप्टेबिलिटी कम है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं पार्टी के अंदर। आपको तो इस पार्टी को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आपको पता नहीं क्या कुछ करने चाहिए, आपके 50 किस्म के इल्जाम है। इस तरह हमारी बात हो रही थी, उसी ज़मन में एक बात हुई और मैं आज 10 साल के बाद उनको ये याद आया। आपको 20 मार्च को आप बैठे हमसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट डिस्कस कर रहे थे, स्पीकर जिसे इलेक्ट हुए आपने बुलाया हमें, आप बैठे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट डिस्कस कर रहे हैं और आपको आज 10 साल बाद याद आ रहा है कि सदर ने ये बात इस वजह से जो ना आप ये कहते हैं कि ये उनके कोई यानी वो दूर है। हम कोई अपोलॉजिस्ट नहीं बनाना चाहते, मेरा भाई है अहमद मीर, लेकिन कोई हमारा अपोलॉजिस्ट वो ना बने। हमारा कोई ताल्लुक नहीं ज़रदारी साहब की किसी सियासत के साथ। हम बिल्कुल उनके साथ हमने मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को खानदानी विरासत नहीं है, ये पार्टी अवाम की पार्टी है, नजरियात की पार्टी है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भरपूर मुकाबला होगा उनके साथ। नाहिद खान साहब, आप इन तहरीब थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, दूरियों की वजह क्या बनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फिर बिलाखिर ज़रदारी साहब ने आप दोनों को अलग कर दिया? देखिए जी, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि ज़रदारी साहब ने जब बीबी की ज़िंदगी में भी हमें पोलिट ब्यूरो बोलते होते थे बीबी का, ज़रदारी साहब उस वक्त भी, ये 2004 की मैं बात बता रही हूँ, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी डिवाइड हो चुकी थी। एक ए ग्रुप था जो आसिफ जरदारी ग्रुप था, एक बी ग्रुप था जो बेनज़ीर भुट्टो ग्रुप था। जरदारी साहब ने उस वक्त भी पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश की थी। उन्होंने उस वक्त भी अपने गवर्नर भी बनाए हुए थे, अपने चीफ मिनिस्टर भी बनाए हुए थे, उनका पूरा एक सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का कद इतना बड़ा था कि जरदारी साहब की उसमें नहीं चल सकी, और उसमें छोटा मोटा हमारा भी रोल था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब लीडर थी पार्टी की। वो कोई जरदारी साहब तो वो खाना चाहते थे ना हलवा, जो बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी मुश्किल से कारकुनों के साथ मिलकर जिसके लिए 30 ईयर्स उन्होंने जदोजहद की है, जरदारी साहब उस हलवे को 1 मिनट में खाना चाहते थे। हमने उसको खाने नहीं दिया और अब भी नहीं खाने देंगे। मैं आज भी कह रही हूं कि जरदारी साहब ने भुट्टो साहब की लेगेसी को जो इस तरीके से तबाह की है, जरदारी साहब को पूरा पाकिस्तान के कोई दुनिया का शख्स इनको माफ नहीं करेगा। मैं आपको जैसे सफदर ने कहा ना, हमने जातियात पे कभी बात नहीं की थी। हमने हमेशा जरदारी साहब को पॉलिटिकल हवाले से बात की, उनके साथियों के ऊपर भी पॉलिटिकल बात की है। लेकिन अब जातियात की बात आई तो फिर अगर हम बोले ना तो फिर जरदारी साहब का बड़ा असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। लेकिन वो हम कौन सी बातें आवाम को पता होनी। बात सुने अरशद, मुझे जरदारी साहब के लिए कोई इज्जत नहीं है,
ना मुझे उनके ख़ानदान के लिए कोई इज़्ज़त है। मुझे अगर इज़्ज़त है, मुझे अगर रिस्पेक्ट है, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उसकी कब्र की मिट्टी की मुझे रिस्पेक्ट है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी ग्रेसफुली और बड़ी कंपोज गुजारी है। बिलावल हमारा बच्चा है, हमारी दुआएं हैं उसके लिए, लेकिन बिलावल की जान उनको कोई खुदा के वास्ते उसको छोड़ दे। अगर उसने बच्चे ने पॉलिटिक्स करनी है ना, तो फिर अपने बाप से उसको पॉलिटिकली अलहदा होना पड़ेगा। जरदारी साहब बहुत बड़े हीरो जो बनते हैं ना, मैं 1 सेकंड में इनको जीरो बना दूंगी। अगर जरदारी साहब ने अपनी अब आइंदा जुबान इस तरह खोली ना, तो फिर मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है कुछ भी बोलने की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं और वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल हुकूमत में रही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल का केस हल क्यों नहीं हो सका। एक वफ़े के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल बरसरे इक़्तिदार रही, लेकिन मोहतरमा के कातिल नहीं पकड़े जा सके। और इस केस में एक इंतहाई स्ट्रेंज चीज़ हुई कि जो इसमें मरकज़ी किरदार थे, किसी ना किसी स्टेज पे आके सारे जान से हाथ धो बैठे। ना सिर्फ ये, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के बयानात भी इस हवाले से शायद कुछ बदलते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने क्या बयान दिया जिसमें वजह बताई कि जनाब कि मोहतरमा की शहादत किस तरह से हुई थी, आइए जरा सुनते हैं। एक्चुअल जो वाकया होता है, बीबी को कोई बुलेट वुंड नहीं है। बीबी को लगता है वो जो एस्केप हैच है वो उसको क्लिप किया जाता है। जी नाज़रीन, आपने सुना साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब बिलाखिर हुकूमती तर्जुमान की वो बातें जिनको वो पहले झूठा कह चुके हैं, उनको उन्होंने मान लिया, तस्लीम कर लिया। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कॉज ऑफ डेथ के बारे में क्या कहा था, आइए जरा सुनते हैं। मैंने उस जख्म को देखा है, मेरी बहन डॉक्टर है और मेरी दूसरी बहन भी उनके साथ थी। हमें ये वूंड पता है, हमारे ख़ानदान में ये पहले हो चुका है और उनने उनके आखिरी रस्मात किए थे। और हमें पता है, अब तो टेलीविजन पे भी एक फिल्म चली है जिसमें फायर की आवाज़ भी है और फायरर भी है। तो ये उनका तर्जुमान की जितनी भी बातें हैं सब झूठी हैं। जी नाज़रीन, आपने ये दोनों बातें सुनी। नाहिद खान साहिबा, आप तो वहाँ पे थीं और कोर्ट में जो केस चल रहा था उस हवाले से आपने भी पार्टी बनना चाहा, आप पार्टी बन सकी उसमें या नहीं? नहीं जी, मैंने पार्टी बनने के लिए इसलिए कि पहले हमारे थे पार्टी के चौधरी असलम साहब जो बीबी के सिक्योरिटी को भी लुक आफ्टर करते थे, बहुत सीरियसली ज़ख्मी भी हुए थे वो इसके अंदर। उन्होंने जब पार्टी बनने की कोशिश की तो उन्होंने कोर्ट ने उनकी एक्सेप्ट नहीं की कि कोई जो है मतलब फैमिली का बंदा होना चाहिए। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए, मैंने उनसे बात की, लॉयर्स के बात की, मेरी अभी भी उनके साथ बात है, मैं फॉलो कर रही हूँ जो भी बीबी का केस है। जिस स्टेज पे भी मुझे उन्होंने एडवाइस किया कि अभी तो वो ट्रायल को उसमें चल रहा है, लेकिन देखिए अरशद, बात यह है कि बीबी के केस को कॉम्प्लिकेट किया गया। 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही जिसमें इन्होंने 13 महीने बाद स्कॉटलैंड यार्ड को या इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले स्कॉटलैंड यार्ड आया, उसमें मुझे जरदारी साहब ने सफदर को कहा कि नाहिद ना जाए, वो उन्होंने जब स्टेटमेंट्स ली। खैर मैं उसमें नहीं गई इसलिए कि मैं तो बहुत ट्रामेटाइज थी उस वक़्त। फिर उसके बाद आए जो इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशन की हुई, वो 13 महीने बाद जब आए तो उससे क्रिमिनल एस्पेक्ट उनसे वापस करवा लिया गया। मेरा सवाल ये है कि अब 5 साल अब सदर पाकिस्तान रहे, बीबी की तस्वीरों को लगा के आप लोगों ने उसके खून को बेचा, आपने ना उसकी इन्वेस्टिगेशन की, कभी आप FIA को देते थे, कभी आप किसको देते थे, कभी किसको देते थे। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि उनकी रिपोर्ट जो इन्होंने यूनाइटेड नेशन ने दी, पहले उसको वाह 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 किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि जी बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जब इसकी डिटेल्स में शायद गए तो बहुत सारे उसके अंदर क्वेश्चन मार्क थे, फिर उसको चेंज कराने की कोशिश की। मैं ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस पे होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट किसने चेंज, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि साबिक सदर जरदारी साहब का 2007 वाला बयान सही है या 2016 वाला। एक में वो कहते हैं गोली लगी, एक में कहते हैं हैश लगा। आप वहां मौजूद थी, आपके ख्याल में क्या हुआ था? देखिए जी, जरदारी साहब तो अपने बयान उन्होंने सच तो कभी जिंदगी में बोला नहीं, इसलिए उनके बयान तो बदलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत जो बता रही हूँ, मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, सफदर अब्बासी आई विटनेस है, मखदूम अमीन आई विटनेस थे और हमारे साथ जो लोग 2-4 और सिक्योरिटी वाले बैठे हुए थे,
बीबी को 100% गोली लगी है। क्यों जरदारी साहब उस गोली वाले को बचाना चाह रहे? क्यों? मेरा सवाल है, क्यों गोली मारने वाले को बचाना चाह रहे? क्यों इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही? आपने भी ये फिल्म क्योंकि ज़ाहिर मैंने पूरी देखी है। देखिए ये बात हम मुसलसल और मेरे ख्याल में जितने भी प्रोग्राम्स उस ज़माने में हुए हैं उसमें हमने एक बात कही, वो हमने ये कही कि जो जब फायर होता है तो बीबी डक करती हैं। ठीक है जी, मैं दिखाया तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं आपकी क्या राय है, गोली लगी थी या हैश लगा था? जरदारी साहब का 2007 वाला बयान सही है? मैं आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करता हूं ना कि ये जो थ्योरी है हैच वाली, ये स्कॉटलैंड यार्ड की थ्योरी है अपनी जगह, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी बीबी जब डक कर रही थी तो धमाका हुआ। ठीक है जी, और धमाका हुआ जिसकी जो शेयर इफेक्ट है, जो जरदारी साहब अभी बात करें 2016 में, ये पहले नहीं की उन्होंने, अभी कर रहे हैं, जो ये बात करेंगे वो शेयर इफेक्ट की वजह से जाके वो लगी। और कहते हैं कि नाहिद कोई हैज पकड़ के खड़ी होती थी, कोई एक फिल्म दिखा दें मेरा हैज मुझे जहां वो नाहिद हैज पकड़ के खड़ी हो, कि वो हैज को क्या हैज को यानी नाहिद का हैज को नहीं पकड़ती लेकिन अक्सर खड़ी होती थी। वो खड़ी होती थी, ठीक है, बिल्कुल खड़ी होती थी। और उसकी अपना ये कहते हैं एक फ्लो में चीज हुई है, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो जो शेयर इफेक्ट है उनका ये कहना था कि जी उसकी वजह से बीबी लगी और वो जख्म आया उनको। मैं खड़ी होती थी सिर्फ सिंध के, लेकिन ये हमारी कंसर्टेड ओपिनियन थी। एक मिनट सुनिए, कंसर्टेड हमारी ओपिनियन ये थी कि जी बीबी पहले नीचे आ गई थी, धमाका बाद में हुआ। और आपके ख्याल में आप डॉक्टर भी गोली लगी थी? मैं समझता हूं कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज वो जो थ्योरी है हैच वाली वो इस वजह से खराब हो जाती है बिकॉज धमाका बाद में होता है। नाज़रीन, इस वाक़े की हमने भी बहुत सी तहकीकात की थी और तकरीबन हर साल ही हम इस पे एक तहकीकाती रिपोर्ट मुख्तलिफ एंगल से करते हैं और हमारे प्रोड्यूसर अदील राजा और अली उस्मान, पूरी टीम की मुश्तरका कई रातों की मेहनत है जो हम इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं और आप फैसला आप कीजिएगा कि 2007 वाला बयान सही है या 2016 वाला। आइए रिपोर्ट देखते हैं। जहां मुल्क भर में कातलों को पकड़ने की बजाय मौत के सबब पर बहस व मुबाहिसे जारी थे, वहां किसी ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलने वाली एक मोबाइल फोन वीडियो क्लिप को काबिल तवज्जो ना जाना। और यही वो वीडियो क्लिप है जो मौत के सबब के हवाले से तमाम तरह हुकूमती दावों की नफी करता है। अगर इस वीडियो क्लिप का बगौर जायजा लिया जाए तो चंद चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आते हैं। ये वीडियो क्लिप जो आपने अभी देखा, इसका दौरानिया सिर्फ 1 सेकंड है, जिस दौरान पहले 3 गोलियां चलने की आवाज आती है और साथ ही धमाका हो जाता है। स्लो मोशन में चलाकर देखा जाए तो साफ देखा जा सकता है कि दूसरी गोली चलने के साथ ही बेनजीर भुट्टो नीचे की जानिब गिरती नजर आती है। अगर इसी वीडियो क्लिप को जूम करके देखा जाए तो हकायक मजीद निखर कर सामने आते हैं। इस वीडियो में अगर तवज्जो गोली की आवाज और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सर पर मरकूज की जाए तो देखा जा सकता है कि पहली गोली चलती ही मोहतरमा की गाड़ी के पीछे जैकेट में मलबूस शख्स नीचे झुक रहा है, जबकि मोहतरमा अपनी जगह पर मौजूद हैं। दूसरी गोली चलती है, मोहतरमा के सर को एक झटका लगता है और वो अपने दाएं जानिब गिरती हुई साफ दिखाई देती हैं। अगर इसी वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखा जाए तो दूसरी गोली की आवाज के साथ ही मोहतरमा के बाल, सर और दुपट्टा हरकत में आते हैं, जैसे कोई चीज आकर उनके सर से टकराई हो। हालांकि ना तो इस वक्त हवा तेज थी और ना ही मोहतरमा की गाड़ी चल रही थी। इस वीडियो को आगे चलाया जाए तो ये बात भी साफ देखी जा सकती है कि मोहतरमा धमाका होने से पहले ही गाड़ी में गिर चुकी थीं।
वीडियो को अगर तीसरी गोली चलते ही रोक दिया जाए तो फ्रेम में मोहतरमा कहीं नजर नहीं आ रही। ये तीनों फायर 30 बोर के पिस्तौल से किए गए। असलहा माहिरीन के मुताबिक ये गोली 1 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। ये फायर तकरीबन 5 से 8 फीट के फासले से किया गया। फासले और गोली की रफ्तार को सामने रखते हुए जांचा जाए तो साबित होता है कि जैसे ही दूसरी गोली की आवाज सुनाई देती है उसी वक्त मोहतरमा का सर एक झटके से दाएं जानिब झुकता है और इससे अगले ही लम्हे मोहतरमा अपना तवाज़ुन खोकर गाड़ी में गिर जाती। अगर इस वीडियो में सुर्ख रंग को नुमाया किया जाए तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है। वीडियो में सुर्ख रंग शामिल करने से हर सुर्खी माइल शय का रंग मजीद गहरा होकर सामने आ रहा है। यहाँ अगर नजरें मोहतरमा की गर्दन पर मरकूज की जाएं तो पहली गोली से गर्दन के रंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा, जबकि दूसरी गोली चलने और मोहतरमा की गर्दन को झटका लगने के साथ साथ वीडियो में मोहतरमा की गर्दन के पास सुर्ख रंग नुमाया होकर सामने आ रहा है। कहने को तो ये सिर्फ 1 सेकंड की वीडियो है, मगर हकीकत में ये वीडियो क्लिप और तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के माहिर तफ्तीशकारों, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, मुश्तरका तहकीकाती टीम और हसास अदारों के लिए एक सवालिया निशान है। करोड़ों डॉलर, महीनों की अरक्रेजी और रियासी खर्चे पर पलने वाले तफ्तीशकार ये बात भी ना जान सके कि मोहतरमा की मौत गाड़ी का लीवर लगने से नहीं बल्कि 30 बोर के पिस्तौल से निकलने वाली एक गोली से हुई। जी नाज़रीन, आपने ये ख़ुसूसी रिपोर्ट देखी। इस वक्त यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 2007 में साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने जो कॉज ऑफ डेथ बताया था वो एक दफा फिर देख लेते हैं क्या कहा था जरदारी साहब ने, आइए सुनते हैं। मैंने उस जख्म को देखा है, मेरी बहन डॉक्टर है और मेरी दूसरी बहन भी उनके साथ थी। हमें ये वून पता है, हमारे ख़ानदान में ये पहले हो चुका है और उनने उनके आखिरी रस्मात किए थे और हमें पता है अब तो टेलीविजन पे भी एक फिल्म चली है जिसमें फायर की आवाज़ भी है और फायरर भी है, तो ये उनका तर्जुमान की जितनी भी बातें हैं सब झूठी हैं। जी नाज़रीन, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी यही कही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत गोली लगने से हुई। रहमान मलिक और शायरी रहमान ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। She died, she embraced shahadat with a bullet. She had been shot. जी नाज़रीन, और अब 2016 में साबिक सदर जरदारी साहब कहते हैं कि कॉज ऑफ डेथ लीवर था। बहरहाल ये बदलते बयानात एक अलग कहानी है। एक मुल्क की वजीर आजम के कत्ल का मुकदमा अभी तक हल नहीं हो सका। नाज़रीन, मौरूसी सियासत की जब बात हो तो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने इस हवाले से भी अपनी पॉलिटिकल विजन दी थी और बताया था कि दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन के दो बड़ी सियासी जमातों में किस तरह के ताल्लुकात होंगे, आइए सुनते हैं। जी नाज़रीन, हमारे प्रोड्यूसर इस वक्त थोड़े से परेशान हो गए, 2007 में ही गुम है। सफदर भाई साहब, आपने इस हवाले से पिटीशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, क्या है पिटीशन? अर्शद, वो नाहिद की पिटीशन। एक्चुअली नाहिद ने, जरदारी साहब बेसिकली पीपल्स पार्टी को डिसोन कर चुके थे। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट है, ये जरा ख्याल करें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने 2013 में इस पार्टी को डिसोन किया, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लिख के दिया गया जी PPP की नाम की तंजीम जो है वो एक प्राइवेट पॉलिटिकल एसोसिएशन बन चुकी है, उसका कोई पॉलिटिकल किरदार नहीं है। असल पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, जिसमें नाहिद गई। ECP में अनफॉर्चुनेटली हमारे खिलाफ फैसला हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, हमारे खिलाफ फैसला हुआ। लेकिन अब हम
उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइनली हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, इफ्तिखार गिलानी साहब केस को लीड कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सारे अमल के अंदर बुनियादी बात जो जिस बात पे हम एजुटेट करना चाहते हैं वो ये है कि क्या सियासी जमातें इसी तरह खानदानी वरासतों की तरफ चलेंगी? क्या खानदानी के सियासी जमातों में कोई पॉलिटिकल वर्कर का किरदार है? क्या वो पॉलिटिकल वर्कर जो सारी की सारी जिंदगी किसी सियासी जमात को देते हैं, क्या उनकी कोई हैसियत है उस पार्टी के अंदर, या उनकी कोई सुनवाई होती है उस पार्टी के अंदर? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट के आगे, और मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाले दिनों में काफ़ी इस पर जो है डिबेट भी होगी कि ये जो पार्टियां हैं इस वक्त, जो खासतौर पर ये बड़ी जमातें जो हैं, क्या ये एक खानदानी वरासतें रहेंगी या कोई जेन्युइन? मैं खाली इस हवाले से साबिक सदर जरदारी साहब ने जो कहा था अदील राजा साहब को, वो मिल गया है, आइए सुनते हैं। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। मेरे दिल ने कहा कि ज़रूरी है, और आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें ताकि जी